आज का टॉपिक क्लास 12th की पोयम है माई हेवन और इसको रचा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी यानी ब्रिलियंट, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली। कई क्षेत्रों में इनकी प्रतिभाएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ये आर्टिस्ट भी थे, संगीतकार भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, पोएट भी थे। भारत में पहला नोबेल प्राइज लिटरेचर का 1913 में इन्हें मिला था इनकी रचना गीतांजलि के लिए। और वही गीतांजलि जो पुस्तक है, गीतांजलि पूरी गीतों की अंजलि, यानी इसमें गीत लिखे गए हैं और इन तो उसी का एक पार्ट है ये माई हेवन, उसी गीतांजलि का छोटा सा पार्ट है। जनगण मन हम लोग गाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है, इनका योगदान हम नहीं भुलाया, किसी भी तरीके से नहीं भुलाया। फिलॉसफी भी पढ़ोगे तो ये ग्रेट फिलॉसफर थे। शिक्षा में भी इनके विचार हैं। बचपन में इन्होंने स्कूल को जेल की संज्ञा दी थी, इन्हें स्कूल नहीं पसंद था। वैसे उस समय जब पुनर्जागरण हुआ, रेनेसां हो रहा था देश में, तो बंगाल सबसे आगे था हर मामले में। कला, साहित्य, संगीत, आंदोलन, हर तरीके का जो भी समाज में बुराइयां थी वहीं से दूर हुई। आप पढ़ते हो तुम लोग, राजा राम मोहन राय सब वहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या जगदीश चंद्र बोस, कुछ भी रहा हो, प्रफुल्ल चंद्र रे, सब बंगाली थे। इनका नाम वैसे ठाकुर था, ठाकुर, तो अंग्रेजों को ठाकुर बोलने में थोड़ी समस्या होती ना, ठाकुर से ठकोर, टैगोर, ऐसे टैगोर हो गया। टैगोर एग्जैक्टली कोई टाइटल नहीं है बंगाल में, ठाकुर टाइटल है, तो ठाकुर से टैगोर हो गए। अभी बंगाल में लोग ठाकुर ही लिखते हैं इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगर बंगला में नाम लिखना है तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ही लिखा जाता है, और दोनों ही सही है। अगर आप ठाकुर भी लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, इनका मूल वही है। तो इनके परिवार में भी लोग बड़े अच्छे थे। इनके पिता भी बड़े साधक थे, ऋषि थे, सन्यासी भी थे और बड़े जाने माने लोग थे। ब्रह्म समाज वगैरह से जुड़े रहे ये लोग। ये इनको नाइट की भी उपाधि मिली थी, नाइट, KNIGHT। अंग्रेज अधिकारी बड़े बड़े जो होते थे वो सम्मान देने के लिए ये उपाधि देते थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चलाई निहत्थे लोगों पर, और वहां ढेर सारे हिंदू और सिख भाई मारे गए, बलिदान हो गए, तो इन्होंने उसके विरोध में ये नाइटहुड और ये नोबेल प्राइज लौटा दिया था क्रोध में। ये जो पोयम है गीतांजलि का एक पार्ट, बड़ी ही सुंदर पोयम है। एक कवि के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में क्या कल्पना ये करते हैं कि हमारा देश कैसा हो। अब इतना सब समझ ही रहे हो कि हम लोग उस समय स्वतंत्र नहीं थे, हमारे ऊपर अंग्रेजी शासन चल रहा था, क्योंकि स्वतंत्रता के पहले इनका देहांत हो गया था। 1941 में ही डाइड एंड वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो स्वतंत्रता के पहले की बात है। तो जब कोई भी जाति गुलाम होती है, कोई भी, कहीं के भी नागरिक, जाति का मतलब ये मत समझो यार कि भाई ये जातियां तुम लोग आरक्षण लेते हो, या ये वाला जाति प्रमाण पत्र वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। जाति का मतलब पूरे एक देश की जाति। तो जब गुलाम हो जाती है तो उनके अंदर ढेर सारी बुराइयां आनी शुरू होती हैं। स्वतंत्र चिंतन रोक दिया जाएगा, आप फ्रीली सोच नहीं सकते, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं उठा सकते, ऐसा क्यों। तो धीरे धीरे हम बहुत पतन की ओर जाते हैं। ढेर सारी और सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, कठोरता आ जाएगी, छुआछूत, भेदभाव, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ये सब बढ़ने लगेगा। और ये सारी बुराइयां समाज में खूब फैली थी, ढेर सारी कुरीतियां फैली थी। अब ये थे, अच्छा, इन्होंने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है, विश्व भारती या शांति निकेतन विश्वविद्यालय है बंगाल में, कलकत्ते शहर से काफी दूर। क्योंकि मैं वहां रहा हूँ, वहां मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई लिखाई की है और मैंने देखा भी है। मुझे प्राकृतिक चीजें देखने का वैसे भी बड़ा शौक रहता है, तो मैं तो घूमता रहता हूँ, गया हूँ। तो वहां भी क्लासेस ऐसे नहीं चलते जैसे गेट बंद है, ताला बंद है, कमरे में बैठना है, मारपीट के बिठाना, बिल्कुल ओपन है। आपकी इच्छा है, गुरुजी को पकड़े, पेड़ के नीचे 10 बच्चे बैठ के पढ़ने लगे। लेकिन वही बच्चे पढ़ेंगे जिनकी पढ़ने की इच्छा है। तुम लोगों को तो यार बांध के मार के पढ़ाना पड़ता है, फिर भी नहीं पढ़ने को तैयार हो। तो वो प्रकृतिवादी सोच के थे, यानी स्वतंत्र छोड़ना, अपने अनुसार, अपने विवेक के अनुसार। जैसे पढ़ाया जा रहा है, क्लासेस चल रही हैं, अब क्लासेस चल रही हैं तो हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं ये हमारे ऊपर है। हर सब्जेक्ट, हर क्लास में तुम्हारे भाई बहन होंगे, वो तुम देख सकते हो कौन अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन कर रहा है। तो इनका सिद्धांत कहीं कहीं ये सही है, कहीं कहीं फेल करता है कि भाई जो जागरूक है वो तो पढ़ाएगा, जो जागरूक है वो तो पढ़ेगा, बाकी लोग टाइम पास करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, बैठे रहेंगे, समय बिता देंगे।
इस तरह से। तो शांति निकेतन इनका विश्वविद्यालय, खैर वो बोलपुर रेलवे स्टेशन है, वहां चलता है, तुम लोग देख सकते हो। इनको इनकी ढेर सारी रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। गीतांजलि मैंने पूरी पढ़ी है। इन्होंने एक नॉवल भी कई लिखे हैं। गोरा इनका नॉवल सबसे फेमस नॉवल है, गोरा, उसको भी मैंने पढ़ा है। और इनकी कहानियां बड़ी अच्छी, बड़ी भावुक कहानियां लिखते हैं। ये पोयम एक आशा, ईश्वर से कवि क्या मांगेगा। सब लोग मांगते हैं ईश्वर से, भगवान से सभी लोग मांगते हैं कुछ ना कुछ। आम आदमी जो होता है वो स्वयं के लिए मांगता है, और जो महान आदमी होता है वो स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता, वो दूसरों के लिए मांगता है, पूरी मानव जाति के लिए मांगता है, पूरी मानव जाति के लिए। और हमारे यहाँ तो भाई भारत का तो एक रहा दर्शन बहुत पहले से, आज से नहीं, युगों पहले से रहा कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती को हम भाई अपना कुटुंब परिवार मानते रहें। और इसी सच्चाई, इसी सादगी का नतीजा ये निकला कि ढेर सारे हत्याले, लुटेरे, बलात्कारी आते रहे यहाँ, हत्या, लूट, बलात्कार कर करके यहाँ ढेर सारा नरक फैला दिए देश में। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारे यहाँ ये सीधे प्रार्थना की जाती है कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु निरामया, सब निरामय हो, किसी को कोई रोग ना हो, किसी को कोई शोक ना हो, सभी स्वस्थ हों। इतनी अच्छी हम प्रार्थना करते हैं हम भारतीय। तो एक कवि क्या प्रार्थना करता है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति का देखिए। कहते हैं कि भाई नॉलेज फ्री हो, चिंतन फ्री हो, थिंकिंग भी फ्री हो। नॉलेज और थिंकिंग ये दो चीजें फ्री हो, और सम्मान सबको मिले, अपमान ना हो किसी का, छोटा बड़ा, रिच पुअर, कास्ट के अनुसार या और किसी चीज पे, ये सब ना हो। तो ऐसा एक देश हो, ऐसी एक सुबह हो, एक ऐसा दिन आ जाए हमारे देश में, और ऐसे देश में हमारे देशवासी आंखें खोलें ऐसी सुबह में। तो बड़ी सुंदर सी पोयम है, छोटी सी, कोई कठिन वर्ड है नहीं, बहुत ही नॉर्मल वर्ड्स हैं इसमें। हालांकि इनके ज़्यादातर पोयम्स या ज़्यादातर स्टोरीज को जब पढ़ोगे, काबुली वाला ही पढ़ो, 9th में आ गया था सिलेबस में, तो बड़ा कठिन लगता है, थोड़ा सा सेंटिमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, भावनाएं ज़्यादा होती हैं। इंटर में भी इनकी एक स्टोरी है तुम्हारे यूपी बोर्ड में। तो पोयम देखते हैं पहले पूरा। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. बहुत ही सुंदर प्रार्थना, बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर इसको मन से पढ़ते हो तो। Where the mind is without fear and the head is held high, mind is without fear, जहां मन में भय ना हो, आपके मस्तिष्क में भय ना हो। किस लिए भय ना हो? कि आप स्वतंत्र चिंतन कर सके, प्रश्न कर सके। एंड हेड इज हेल्ड हाई, और आपका सिर ऊंचा उठा रहे, तना रहे सिर, यानी आपके अंदर स्वाभिमान की भावना, आपके स्वाभिमान को कोई ठेस न पहुंचाए, आप सिर झुका के न चले। वेयर नॉलेज इज फ्री, और नॉलेज फ्री हो, ज्ञान प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स ऑफ नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, छोटे छोटे घरेलू दीवारें उठा दी जाएं। जैसे मान लो एक मकान है तुम्हारा और उसमें बंटवारा हो रहा है, तो आंगन में दीवार उठ गई, आधा इस भाई का आधा उस भाई का। तो इस तरह हमारा समाज डोमेस्टिक यानी इस देश में जो हमारे समाज हैं छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे जो दीवारें हैं लोगों को बांटने वाली, अलग करने वाली, ऐसा ना हो। फ्रैगमेंट्स यानी टुकड़े में, यानी समाज हमारा टुकड़ों में ना बटा रहे, जातियों के आधार पर, कर्मों के आधार पर ना बटा रहे, ऐसा समाज ना हो, यानी सब एकजुट हो। तो क्या क्या हो गया? माइंड फ्रीडम में हो, बिल्कुल फ्री हो, फियर से फ्री हो। माइंड इज फ्री फ्रॉम फियर, हेड इज हेल्ड हाई, स्वाभिमान हो पूरा। तीसरी चीज, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से तुमको अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में न बांटा गया हो, यानी यूनिटी हो पूरी तरह से। चौथी बात अब आ रही है, वेयर वर्ड्स कम ऑफ फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ,
और जो शब्द बोले जाएं, जो बातें कही जाएं, वो कहां से निकले? डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की गहराइयों से निकले। ये नहीं कि झूठा भाषण, झूठी बातें हम करें, ऐसा भी ना हो। यानी जो बातें कही जाएं पब्लिकली वो बिल्कुल सच कही जाए। और वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। अब देखो ये गजब की लाइन है, टायरलेस स्ट्राइविंग, अथक संघर्ष। टायरलेस, अथक, थकना, हम काम करते हैं, प्रयास करते हैं, हम थकते हैं ना। कह रहे टायरलेस स्ट्राइविंग यानी संघर्ष। अपनी बाहें फैलाए, ऐसे बाहें फैलाए मतलब आगे बढ़े, हम प्रयास करें, अथक प्रयास करें, प्रयास करने में थके ना, और आगे बढ़े कहां? टुवर्ड्स परफेक्शन, परफेक्ट यानी संपूर्णता को प्राप्त करें, सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। हम जो भी फील्ड में हो, जिस क्षेत्र में भी हो, हम उसमें अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास करें। ये मैं क्लासेस में भी हमेशा कहता हूं। हमारे सर ये कहते थे कि जब उन्होंने वो आईएएस टॉप किया, आईएएस देश की सबसे बड़ी नौकरी होती है, उन्होंने टॉप किया, 4th रैंक पे उनका सिलेक्शन हुआ था, टॉपर थे वो देश के 4थे नंबर पे, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ी और कहा, उनके पिता जिसे उन्होंने कहा कि पिताजी मैं ये नौकरी नहीं करना चाहता, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, प्रोफेसर बनना चाहता हूँ यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने अपने पिताजी की ये बात हम लोगों को बताई। उनके पिताजी ने कहा कि देखो तुम चाहे रिक्शा ही चलाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको इस तरह से चलाना कि सभी लोग कहें कि सबसे अच्छा रिक्शा फलाने चलाता है। और ये मैं तुम लोगों को भी कहता हूँ, कोई भी काम करो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हर कार्य का उतना ही सम्मान है, बस उसको परफेक्शन की ओर ले जाओ कि लोग तुम्हारी मिसाल दें, तुम्हारा उदाहरण दें कि हाँ ये सबसे अच्छा काम करता है। तुम पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ाओ, तुम खाना बनाते हो, रोटी बना रहे हो ना, तो कोशिश करो सबसे अच्छा बनाए, अपने आप देश विकसित होता चला जाएगा, पूरा समाज आगे बढ़ जाएगा। तो कहते हैं स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, तो वो बाहें फैलाए, अर्थात लोग संघर्ष करते हुए बिल्कुल परफेक्शन की ओर बढ़े, किसी चीज में संपूर्णता को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ते रहे। फिर अगली कंडीशन बताते हैं, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। देखो ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, कितनी गजब का ये फ्रेज है, ड्रेरी डेजर्ट ऑफ सैंड ऑफ डेड हैबिट। ये गजब की बात, को रिलेट करो, डेजर्ट रेगिस्तान जहां कुछ नहीं उपजता, बालू ही बालू होता है, और कैसा? बिल्कुल वो धुंधला सा, कष्टदायक, गंदा सा, उसमें कुछ तुम्हें पॉजिटिव नहीं दिखेगा डेजर्ट में। और डेड हैबिट, मरी हुई आदतें, पुरानी आदतें, सड़ी गली परंपराएं। तो सड़ी गली परंपराएं एक रेगिस्तान की तरह होती हैं, जो पूरी तरह से किसी स्वच्छ जलधारा को अगर बहाओगे, कोई नदी, कोई झरना, कुछ बहाव रहेगा तो वो उसमें जाके अपना रास्ता भटक जाएगा, सूख जाएगा। तो कौन सी जलधारा? मेटाफर का यूज करते हैं, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। रीजन जो तर्क की जलधारा है, तर्क करने की जो क्षमता है, यह जल बड़ा स्वच्छ होता है, इसमें आर पार दिखता है। तर्क शक्ति ही वो शक्ति है जो तुम्हें ये क्षमता देती है आर पार देख लेना कि पर्दे के पीछे क्या छिपा है। जो इसको नहीं मानते, सड़ी गली आदतों को, बिल्कुल वो रेगिस्तानी परंपराओं को मानते हैं, हर दुनिया में समस्या की जड़ें यहीं से आती है। जो तर्क नहीं करते, जैसे आतंकवाद है पूरी दुनिया में, बम फोड़ के हम मरते हैं क्योंकि ऊपर स्वर्ग मिलेगा, तो वो तर्क नहीं करते कि भाई स्वर्ग है कि नहीं है, पता नहीं, देखा किसने, पता नहीं, लेकिन स्वर्ग मिलेगा, हम बम फोड़ेंगे, मारेंगे। पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला हुआ है। तो देखो ये, तो कहते तर्क करो, नॉलेज भी प्राप्त करो, लॉजिक भी लगाओ। अगर इतना सही होता तो जो बम फोड़ने का ज्ञान दे रहे हैं, पहले वही फोड़ के स्वर्ग चले जाते। एक स्वर्ग को पाने के लिए पूरे संसार को नर्क बना रखा है लोगों ने, और भी तमाम बातें इस तरह की आती हैं। तो रीजन, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, बिल्कुल स्वच्छ जलधारा। और किसकी स्वच्छ जलधारा? तर्क की, क्योंकि तर्क शक्ति ही सब कुछ दिखा सकती है। और कैसा देश हो जहां ये जलधारा इस तरह के सड़े गले डेड हैबिट्स के डेजर्ट में जाके विलीन ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, ऐसा देश। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। ये देखो, ये लाइन भी बहुत गजब की है, दी, टी कैपिटल है, तो गॉड के लिए, बार बार हर पोयम में बता रहा हूं, ऑलमाइटी, सर्वशक्तिमान, गॉड के लिए आया। तो माइंड को आगे कौन ले जाएगा? सोच को आगे कौन ले जाएगा? आप ले जाएंगे। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, हमारे इस अच्छी सोच को आप दिशा दें, आप आगे की ओर बढ़ाएं। और कैसे आगे बढ़ाएं? एवर वाइडनिंग, हमेशा वाइड होता जाए। वाइड यानी ऐसे फैलता चला जाए, फैलता चला जाए, फैलता चला जाए।
यानी आज हम थोड़ा सा सोच बनाए, कल और विस्तृत और विस्तृत और विस्तृत, और केवल सोच ही नहीं, एक्शन, हमारे कार्य भी। हम ये नहीं कि इतना ही कर रहे हैं, आज इतना कर रहे हैं, कल इतना करेंगे, कल इतना करेंगे, ये हमारा क्षेत्र वाइड होता चला जाए, अधिक लोगों तक पहुंचे हमारे विचार, हमारे कार्य, उनकी अच्छाइयां दूर तक पहुंच सके। और अंत में कहते हैं, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसा स्वर्ग हो, स्वतंत्रता का ये स्वर्ग, माई फादर, ए मेरे पिता, ए मेरे परम पिता परमेश्वर, लेट माई कंट्री अवेक, मेरा ये जो सोया हुआ देश है, जहां पराधीनता की रात्रि है, हम सभी यहाँ पे डिपेंडेंट हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, हमारे ऊपर शासन चल रहा है विदेशी सत्ता का, हमारी सोच नहीं स्वतंत्र है, हमारे अंदर नए नए विचार नहीं आ पा रहे हैं, हम लोगों का भला नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस जहां हो, एक ऐसा देश हो, और ये जो देश क्या होगा, ये अपने आप में एक हेवन होगा, एक स्वर्ग होगा। और ऐसे ही स्वर्ग वाली सुबह में मेरे देशवासियों की आंखें खुले, मेरा देश जगे। देश एक शिशु की तरह, जैसे कि हम लोग सोते हैं, कोई बुरा समय है, होता है चलो रात बीते, कल एक अच्छा दिन हो। इसीलिए सुबह देखो, जो लोग सुबह उठते हैं, भोर में प्रकृति के बीच रहते हैं, वो ज्यादा प्रसन्न रहते हैं, ज्यादा सुखी रहते हैं, जो लोग नेचर के पास होते हैं। तो ये कंडीशंस देखो इसमें कितनी आई, फिर से एक बार समझो इसमें। देखो, माइंड विदाउट फियर, हेड इज हेल्ड हाई यानी स्वाभिमान, नॉलेज इज फ्री, और वर्ल्ड इज यूनाइटेड यानी संसार एक हो, फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स से बटा ना हो, ये कंडीशन। फिर वर्ड्स कम फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, जो बातें हो बिल्कुल सच हो, सच्चाई की अतल गहराइयों से निकली। और टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स हैंड्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी अथक प्रयास जो करते हैं हम लोग, वो करें, बिना थके सकारात्मक प्रयास करें और सर्वोत्तम की ओर ले जाएं, ऐसा हो। रीजन की जो धारा है, तर्क शक्ति रूपी जलधारा, वो बिल्कुल साफ सुथरी बहती रहे, उसको सड़े गले विचार, घटिया विचार, गंदे विचारों से उसको रेगिस्तान में उस धारा को सुखाया न जा सके, ऐसा एक देश हो। और इस देश के वासियों का मस्तिष्क आप उनको गाइड करें, उनके मन में अच्छे विचार लाएं, एक ऐसा स्वर्ग रूपी दिन हो, और ऐसे ही दिन में ऐसे ही देश हमारा जगे। ऐ परम पिता परमात्मा, मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ, I pray to thee, O my Lord, O my Father, that my countrymen or my fellow countrymen or my country should awake into such a heaven, such a heaven's day. Thank you.